and five of us go and have dinner, and you use words like manage the judgment. So you're celebrating the judgment. I didn't say manage. No. This is wrong. This is not acceptable. You don't think it was a celebratory dinner at all? My judges and all of us worked so hard. We thought we'll take a break. Okay. Right. And that is we have committed something which is not permissible. जो गोगोई साहब हैं, रंजन गोगोई साहब, वो मॉरली, इंटेलेक्चुअली और फाइनेंशियली करप्ट इंसान है कि राज्यसभा तो बहुत छोटी चीज़ है। मतलब वो खुद ही तोल रहे थे कि अपने फैसले के एवज में राज्यसभा जो मिली है उन्हें वो बहुत छोटी चीज़ है। तो उन्होंने एक तरह से ऐसे ऑर्डर्स पास किए कि उनको आज एक सरकारी मकान और पूरी फैसिलिटीज़ गुवाहाटी में मिली हुई हैं, जिन पे उनका कोई हक नहीं। ये उनकी फाइनेंशियल करप्शन के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। जजमेंट लिख के या कोई भी सरकारी अधिकारी, वो सब सेवक होते हैं पब्लिक के, और उसके एवज में उन्हें तनख्वाह मिलती है। उससे एक्स्ट्रा कुछ भी एक्सेप्ट करना या एक्सपेक्ट करना, या तो लेना या कोशिश करना लेने की या हासिल करने की, वो दोनों ही इलीगल है, करप्शन है। मतलब अपने बाकी जजेस के बारे में तो कम से कम इतनी इल्ज़ाम तराशी उन्हें नहीं करनी चाहिए। इस तरह की जजमेंट्स भी सुप्रीम कोर्ट से पास हो सकती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की भी एक तरीके से कंटेम्प्ट है जो गोगोई साहब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की न्यूट्रलिटी पे एक सवाल उठा रहे हैं। अपने खुद के लोगों को धोखा देके उन्होंने उसमें कोई भी फैसला नहीं किया, बल्कि बाबरी मस्जिद का एक फैसला कर गुजरे, और उसके लिए उन्होंने कहा कि मैंने 4 महीने लगाए और इतने महीने लगाए। पूरा क्रेडिट एक तो अपने आप को ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने एक अपनी आत्मकथा लिखी है। इस आत्मकथा की 4 लाइनें आजकल सुर्खियों का विषय बनी हुई हैं, जिसमें यह बताया गया है, ये लिखा है उसमें कि बाबरी मस्जिद केस का फैसला सुनाने के बाद वो अपने चारों सहयोगी जो जज थे उनके साथ रजिस्ट्रार ने पहले से इंतज़ाम कर रखा था। पहले फ़ोटो खिंचवाया और उसके बाद वो एक होटल में गए, वहाँ पर डिनर किया बेहतरीन, और जो सबसे अच्छी शैम्पियन की बोतल थी वो उन्होंने ऑर्डर की। इसके बाद जाहिर सी बात है, जिस तरह से बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट है, पहले ही दिन से कहीं ना कहीं उसके ऊपर सवालात खड़े किए जा रहे हैं, और ये बात आने के बाद भी लगातार सवाल हो रहे हैं। एनडीटीवी ने एक इंटरव्यू किया है, एनडीटीवी का जो इंग्लिश चैनल है, उसमें भी वो अपनी सफाई देते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं और मीडिया को ही उल्टा जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील महमूद पराचा साहब। पराचा साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये चीज़ें अभी किताब आने के बाद उसकी 4 लाइनें काफ़ी सुर्खियों में? किताब में और भी बहुत सारी बातें हैं जो सुर्खियों में आनी चाहिए, लेकिन अगर आप इन 4 लाइनों के बारे में ही पूछना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी बात उसमें ये होगी कि किसी भी इंसान के बारे में अगर कोई चीज़ समझनी है, उसके काम को और कारनामों को, तो उसका कैरेक्टर और उसका वजूद समझना होगा। तो अगर अंग्रेज़ी में कहा जाए तो जो गोगोई साहब हैं, रंजन गोगोई साहब, वो मॉरली, इंटेलेक्चुअली और फाइनेंशियली करप्ट इंसान है। ऐसा जो उनके कारनामे हैं उनको देख के ये अंदाज़ा लगाना बहुत ही आसान है, और मैं इसके एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ। मॉरली का एग्जांपल मैं सबसे पहले देना चाहूँगा कि एक वफ़ादारी चीज़ होती है। अगर आदमी गलत काम भी करना चाहता है तो एक किसी चीज़ के लिए उनकी वफ़ादारी, किसी चीज़ के लिए उनकी कन्विक्शन, या किसी इशू के ऊपर तो उनकी पूरी कन्विक्शन होनी चाहिए, गलत या सही, उनका एतबार या उनकी कोई कैरेक्टर होना चाहिए। उसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि वो आसाम से बिलोंग करते हैं और उन्होंने एनआरसी की जो प्रक्रिया है उसके लिए एक तवील कानूनी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में कराई, और एक अपनी स्टेट में, असम स्टेट में, एक ऐसा माहौल तैयार किया अपने बारे में जिससे असम के लोग उनकी तरफ बहुत उम्मीद से देखने लगे थे कि ये एक बहुत कोई असम के लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो असम के जो इंडिजीनियस लोग हैं, जो शुरू ओरिजिनली रहने वाले हैं, असोमी, अहोमिया जिन्हें कहते हैं, उनके लिए कोई ये बहुत बड़ा कारनामा करने वाले हैं। ऐसा उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया। अब वो गलत किया है, सही किया, वो सही बात है, गलत बात है, उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन
अपने खुद के लोगों को धोखा देके उन्होंने उसमें कोई भी फैसला नहीं किया, बल्कि बाबरी मस्जिद का एक फैसला कर गुजरे। और उसके लिए उन्होंने कहा कि मैंने 4 महीने लगाए और इतने महीने लगाए। पूरा क्रेडिट एक तो अपने आप को ले रहे हैं, कहीं ना कहीं सही भी हो सकते हैं वो, अगर वो तो, लेकिन वो जजमेंट की क्रिटिसिज्म होगी। लेकिन मैं उनको उनकी शख्सियत बयान कर रहा हूँ। तो जो अपने अहमिया लोगों के लिए, खुद के लिए ना हुए, उन्होंने चूज़ किया कि इससे एक बड़ा पॉलिटिकल फ़ायदा किसी एक पॉलिटिकल जमात को हो सकता है और बहुत बड़ा जो एक फ़ायदा भी उठाया जा सकता है इससे, तो उन्होंने अपने लोगों को कुर्बान किया। वो फैसले पे तो टाइम नहीं लगाया, इस फैसले पे टाइम लगाया। ये उनका मॉरल कैरेक्टर है। दूसरा, अगर एक फाइनेंशियल पे छोटी से छोटी बात भी कर ली जाए तो उन्होंने एक तरह से ऐसे ऑर्डर्स पास किए कि उनको आज एक सरकारी मकान और पूरी फैसिलिटीज़ गुवाहाटी में मिली हुई हैं, जिन पे उनका कोई हक नहीं। ये उनकी फाइनेंशियल करप्शन के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। राज्यसभा में आने के बाद दिल्ली में भी कोठी मिल गई। नहीं, राज्यसभा तो अलग बात है, वो भी देखा जाए तो उनका एक और इंटरव्यू जो पहले का था, शायद टाइम्स नाउ पे था, उसमें उन्होंने ये कहा कि राज्यसभा तो बहुत छोटी चीज़ है। मतलब वो खुद ही तोल रहे थे कि अपने फैसले के एवज में राज्यसभा जो मिली है उन्हें, वो बहुत छोटी चीज़ है। हालांकि उन्होंने इतने साफ लफ्ज़ों में ये नहीं कहा कि मैंने फैसले के एवज में राज्यसभा ली है, लेकिन कमोबेश उनका इशारा यही था कि अगर मुझे रिश्वत ही लेनी होती तो मैं राज्यसभा क्यों लेता, कुछ और इससे भी बड़ी चीज़ लेता। तो मतलब रिश्वत के बारे में डिस्कस वो पब्लिकली कर चुके हैं कि राज्यसभा बहुत छोटी चीज़ थी, इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें ले सकते थे। अब ली या नहीं ली, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिस पे इन्वेस्टिगेशन करके ही पता लग सकता है, और वही उसका एक तरीका है। लेकिन राज्यसभा तो उन्होंने खुद मान ली कि मैंने ले ली। तो इसी चीज़ के आगे बढ़ के मैं उनकी इंटेलेक्ट के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। उसमें भी करप्ट है, मतलब उनके पास ज़्यादा अकल भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है। Mr. Srinivasan, as a media person, you cause a lot of pain to a lot of people. You know that. You cause a lot of pain to a lot of people. What does that have to do with my question? You don't go for dinner, right? You don't eat. You mourn, sitting at home. Oh, this interview, that interview, this statement, that statement, based on half facts, untruths, half truths, have caused pain to others. You mourn for the rest of the day. Sir, you don't. Is that a parallel between judges? You think about after it. a contentious verdict, answer that question for yourself. Going for dinner and posting a photograph. Judges completing a 4-month hearing and going for dinner is a sin. Okay. Right, and the media and a media person doing his job and going for dinner. I didn't use the word sin, sir. Now you're putting words in my mouth. अपने इसी जो श्रीनिवासन जैन साहब के इंटरव्यू में भी उन्होंने अपनी एक तरह से खुद ही अपनी जो कन्विक्शन थी वही अपने आप लिख ली इस केस में, ये कह के कि जर्नलिस्ट अगर कोई गलत इंटरव्यू ले लेते हैं या गलत कोई रिपोर्ट कर देते हैं तो वो क्या खाना बंद कर देते हैं। यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली एक तरीके से अपने ऊपर ही टिप्पणी कर ली कि हमने चलो एक गलत काम कर दिया था तो हम क्या खाना नहीं खाने जा सकते थे, शराब पीने नहीं जा सकते थे, जर्नलिस्टों का एग्जाम्पल देके। तो ये उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, मतलब उनकी कम अकली के बारे में भी इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये मानता है उनका कि गलत फैसला किया मैंने। नहीं, ये मैं उनकी अकल के बारे में बता रहा हूँ कि वो अपने जो झूठ बोल रहे हैं शायद वो उसको डिफेंड भी नहीं कर पा रहे, इतना भी वो अपने थॉट्स को सोच समझ के तोल के नहीं बोल पाते कि एक सेंटेंस में जो वो बोल रहे हैं उसके बरखिलाफ खुद ही आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। तो ये उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है। तो वो मॉरली, फाइनेंशियली और इंटेलेक्चुअली करप्ट लगते हैं अपने सारे कारनामों से। एक बात और ये कह रहे हैं वो इंटरव्यू में कि अगर हमारे साथी सब 4 महीने से लगे हुए थे, बड़ी मेहनत कर रहे थे, सारे जज, सारा स्टाफ बड़ी मेहनत कर रहा था, लगातार इसमें हियरिंग हो रही थी, अब इसको समाप्त करने के बाद अगर मैं पीने चला गया, खाने चला गया तो उसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई कुछ लोगों को लग सकती है, ये तो अपने अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं। कुछ लोगों को इसमें बुराई लग सकती है, कुछ लोगों को ये अच्छा काम भी लग सकता है। उससे जजमेंट लिखने से पहले भी अगर वो ये बता दें या ये इन्वेस्टिगेट करके सामने आ जाए कि जजमेंट लिखने से पहले भी वो जाके शराब पीते थे जजेस के साथ, या जिस तरीके से भी, और जिस तरीके से वो उन्होंने अपने खुद इस किताब में ही ये लिखा है कि मुझे जब जस्टिस चेलमेश्वर ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया तो मुझे ये बताया था कि मीट द प्रेस होगी, मुझे ये नहीं पता था कि इतने सारे प्रेस वाले आएंगे, ये उन्होंने बोला था। तो इसमें भी कहीं ना कहीं उनकी इस कार्रवाई में, जहां उन्होंने, वो एक सीनियर मोस्ट जज थे, चीफ जस्टिस थे, अगर अपने बाकी जूनियर जजेस को बुलाएंगे
तो मजबूरी में जाना पड़ेगा। जैसे चेलमेश्वर साहब के पास गोगोई साहब को जाना पड़ा था और वहाँ जाके उनको प्रेस के सामना करना पड़ा इतना सारा, ऐसा वो अब कह रहे हैं। ये ऑब्वियसली इससे साफ जाहिर होता है कि वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं गलत ठहराना चाहते हैं प्रेस को, और जो आज की डिस्पेंसेशन है, जो सरकार है या आरएसएस और बीजेपी है, उसको ये दिखाना चाहते हैं मैं तो मजबूरी में चला गया था। लेकिन यही लॉजिक उनका, अब ये देखिए कम अक्ली की बात अपने ऊपर भी लागू होता है कि आपने भी शायद 4 जजेस को शराब पीने के लिए बोला होगा, तो उनकी मजबूरी रही होगी कि सीनियर की इज्जत होती है, लिहाजन एहतरामन जाना पड़ता है, कोई उनके दिलों में झांक के थोड़ी देखा था। तो ये बात भी इन्वेस्टिगेशन का विषय हो सकती है कि शराब क्या सिर्फ बाद में पी गई थी, पहले भी पी गई थी, तो ये भी इन्वेस्टिगेशन से पता लगती हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन इतना सबूत तो उन्होंने दे ही दिया कि हाँ बाद में तो हम लोगों ने आगे ये कहते हैं उसमें किताब में कि बिल भी मैंने पे किया क्योंकि मैं सीनियर था। अब ये थोड़ा एक तरीके से इनाम के तौर पे भी आ सकते हैं। इनाम कोई छोटा भी हो सकता है, जैसे बड़ा भी हो सकता है। जैसे वो खुद ही बोल रहे हैं कि राज्यसभा का इनाम छोटा इनाम था। अगर कोई भी व्यक्ति किसी को डिनर कराता है जजमेंट के लिए, तो गोगोई साहब को इतनी अकल तो होनी चाहिए मेरे ख्याल से, जजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अपने हार्डवर्क किया। अब हार्डवर्क कोई जज साहिबान करते हैं तो उसकी तनख्वाह मिलती है, मेरा तो ऐसा मानना है। मगर वो ये कह रहे हैं कि उनके हार्डवर्क के एवज़ में मैंने उन्हें बुलाया और इतनी मेहनत की थी सबने, तो हमने उसके लिए मैंने उनको डिनर कराया अपनी जेब से। तो पूल इन भी कर सकते थे सब, अगर सिर्फ मिलना ही मंशा होता। तो ये भी इसमें करप्शन का एंगल भी या रिश्वत का भी एंगल आ सकता है इसमें। गोगोई साहब को सोचना चाहिए अपने बाकी जजेस के बारे में भी, जो उसके बाकी जो कोरम था उन जजेस का। ऐसी इस तरह की बातें करके उनको भी मेरे ख्याल से शर्मिंदगी हो रही होगी कि किस तरह के आदमी हैं। मगर बुनियादी बात यह है कि जजेस कोई जजमेंट लिख के या कोई भी सरकारी अधिकारी, वो सब सेवक होते हैं पब्लिक के, और उसके एवज़ में उन्हें तनख्वाह मिलती है। उससे एक्स्ट्रा कुछ भी एक्सेप्ट करना या एक्सपेक्ट करना, या तो लेना या कोशिश करना लेने की या हासिल करने की, वो दोनों ही इलीगल है, करप्शन है। मतलब अपने बाकी जजेस के बारे में तो कम से कम इतनी इल्ज़ाम तराशी उन्हें नहीं करनी चाहिए। राइट विंग इसको कहीं ना कहीं जायज़ ठहरा रहा था, इसमें बुराई क्या है, जाकर के बैठे खाया पिया, उसमें परेशानी क्या है? नहीं, यहाँ मुझे जो राइट विंग कहें या आरएसएस और बीजेपी कहें, उनका भी एक ख़ास मखसूस तरीका है एक चीज़ को एनकैश करने का, और एक चीज़ में ये दिखाने का कि हम कोई से बड़ा काम भी करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उससे वो अपना फ़ायदा उठाते हैं। जैसे वो जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज़ की जो लिंचिंग करते हैं, उसको खुद ही प्रेस या सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल या शाया भी कराते हैं। उसका मकसद होता है कि माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज़ के दिल में अपना डर बिठाना, ये उनका मकसद होता है। इसके लिए वो खुद ही पब्लिसिटी करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे उसी का पैरेलल नज़र आ रहा है कि ये बात बताने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही थी। अगरचे ये ना दिखाना हो कि देखो मैंने इतना बड़ा काम कर दिया और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, और मैं इस तरह के गलत काम करने के लिए तैयार भी हूँ और मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पे, ताकि लोग डरें आइंदा भी कि इस तरह की जजमेंट्स भी सुप्रीम कोर्ट से पास हो सकती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की भी एक तरीके से कंटेम्प्ट है जो गोगोई साहब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की न्यूट्रलिटी पे एक सवाल उठा रहे हैं कि इस तरीके से भी जजमेंट्स की जाती हैं, और इस तरीके से भी जजमेंट, जो कि एक ऐसा काम होता है जिससे जजेस की कोई पर्सनल लेना देना ही नहीं होता, वो एक अलग काम है, और बाकी जजेस जो है बिल्कुल न्यूट्रल रह के ऐसा सिस्टम है, और ये एक्सपेक्ट तवक्को की जाती है। वो ये दिखा रहे हैं कि नहीं, हमने फ़ोटो भी खिंचवाई ऐसी, तो मतलब कोई पर्सनल एंगल भी डालने की कोशिश की, ये मैसेज देने के लिए गोगोई साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। ये भी एक गलत इंप्रेशन जा रहा है, और जो उनके फेलो जजेस अभी भी जजेस हैं, उनको शायद मेरे ख्याल से बहुत इसमें एम्बैरेसमेंट हो रही होगी, शर्मिंदगी नहीं तो बहुत एम्बैरेसमेंट तो हो ही रही होगी। लेकिन देखते हैं वो अब इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। शुक्रिया महमूद साहब हमसे बात करने के लिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।